आज हम पढ़ेंगे बौद्धिक अक्षमता से रिलेटेड असेसमेंट टूल, यानी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड जो भी असेसमेंट टूल हैं वो सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आकलन के उपकरण हैं उससे, इसमें बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए अलग अलग तरह के आकलन उपकरण बनाए गए हैं जो इस प्रकार है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए हैं ये। इसमें जो पहला है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए आकलन उपकरण। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उनके लिए जो आकलन उपकरण है, मतलब विद्यालय जाना शुरू नहीं किया है, उनके लिए आप आकलन उपकरण है। पहला है पोर्टाज, भारत में विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए सिगर उद्दीपन। फिर सेकंड है उपनयन, बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए विकासात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर आते हैं विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आकलन उपकरण। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनके लिए ये 5 उपकरण दिए हुए हैं। इसमें पहला है मद्रास विकासात्मक कार्य प्रणाली, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MDPS। सेकंड है भारतीय मंदबुद्धि बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेसिक MR। थर्ड है कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FACP। फोर्थ है पाठ्यक्रम क्रिया योजना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAP, करिकुलम एक्शन प्लान। फिफ्थ है अति गंभीर मानसिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FACP PMR। फिर आते हैं लास्ट जो है वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए आकलन उपकरण। जो अडल्ट्स हैं उनके लिए क्या क्या आकलन उपकरण है। पहला है वयस्क जीवन के लिए व्यवहारिक आकलन जांच सूची, मानसिक मंदता। फिर उसके बाद आता है कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक आकलन तंत्र VAPS। थर्ड है विद्यालयों में अधिगम समस्या वाले बच्चों के लिए स्तर आधारित आकलन उपकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ग्लेड GLAD। फिर हम अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में। जो फर्स्ट है जो विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए है वो है पोर्टाज, भारत में विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए सुधार उद्दीपन। यहाँ पर सुधार की जगह क्या आएगा, सिगर उद्दीपन। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था SM ब्लूमा, M सियर तथा GM हिलियर्ड द्वारा किया गया, जिसका भारतीय परिवेश में हिंदी अनुवाद किया गया है। यह मुख्यतः विकासात्मक समस्या वाले बच्चों के लिए एक गृह आधारित प्रशिक्षण तंत्र है, जिसमें अभिभावक अपने बच्चे की शिक्षा में प्रोक्ष रूप से सम्मिलित रहते हैं। और फिर थर्ड क्या पॉइंट बताया इसमें, यह 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है। इसमें प्रशिक्षण एक प्रशिक्षित पुनर्वास कर्मी द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब जो कि उस फील्ड में प्रशिक्षित है, जिसने ट्रेनिंग ले रखी है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हैं, जैसे कि किसने इसको, मतलब इसका निर्माण किसने किया था और किस एज ग्रुप के लिए है ये सभी इसमें पूछा जा सकता है। फिर इसी का ही पोर्टाज का ही विषय सूची और प्रारूप कैसा है वो देखते हैं। इसकी विशेष सूची है जो उसमें क्या दिया गया है। इसमें दिए गए क्षेत्र हैं शिशु उद्दीपन, गामक, बौद्धिक, भाषा तथा सामाजिकरण। सेकंड है प्रत्येक क्षेत्र में आयु के अनुसार क्रियाक्रम से दी गई है, मतलब जो एज है उसके अकॉर्डिंग वो एक क्रम में दी गई है, एक ऑर्डर में दी गई है। थर्ड है प्रत्येक कौशल के लिए क्रिया कार्ड दिए गए हैं, एक्शन कार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयुक्त सामग्री तथा विधि का वर्णन है। इसमें क्या है, इसके साथ ही वो कार्ड दिए गए हैं, वो बच्चे को प्रशिक्षित किस प्रकार करना और उससे रिलेटेड जो भी सामग्री है वो दी गई है, और उस विधि का वर्णन भी दिया गया है, डिटेल में बताया गया उसको।
फिर आते हैं प्रारूप। इसका प्रारूप कैसा है? इसमें सबसे पहले सभी को शुरू में बच्चे का आकलन किया जाता है तथा उसके कार्यात्मक स्तर को कौशल के सामने अभिलेखित किया जाता है। मतलब जो स्किल है उसमें उसका फंक्शनल लेवल क्या है, उसको उसके सामने अभिलेखित किया जाता है। फिर आते हैं, इसमें उपलब्धि दर्शाने तथा टिप्पणी लिखने की भी व्यवस्था है। मतलब बच्चे ने कितनी जो उपलब्धि हासिल की है उससे रिलेटेड जो टिप्पणी लिखने की भी इसमें व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट आते हैं उपनयन। ये भी क्या है? विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए आकलन उपकरण है। और ये किस एज ग्रुप के लिए है? जैसे आपका पोर्टाज था वैसे ही इसमें भी एज ग्रुप सेम ही होगा, क्योंकि विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए ये दोनों उपकरण हैं। इसमें क्या दिया गया है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण उपकरण है। इसमें एक जांच तालिका, एक मैनुअल, एक क्रिया कार्डों का समूह तथा प्रशिक्षण के लिए सामग्री होती है। फिर इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? इसमें 5 विकास क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? गामक, स्व सहायता या व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत भाषा अलग है, बौद्धिक तथा सामाजिककरण। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु सूची में प्रत्येक क्षेत्र में 50 क्रियाएं हैं तथा इस प्रकार कुल 250 क्रियाएं दी गई हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है, क्रियाओं को सामान्य विकास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। फिर उपनयन का जो प्रारूप है वो क्या है? एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से भेद करने के लिए रंगीन संकेतों वाले क्रिया कार्ड दिए गए हैं, क्लड कार्ड्स दिए गए हैं। इसमें प्रशिक्षण के दौरान प्रयुक्त सामग्री की तालिका दी गई है। मतलब जो प्रशिक्षण हम कर रहे हैं बच्चे का, उसके दौरान जो भी सामग्री मटेरियल यूज़ होना है वो सब तालिका में दिया गया है। फिर थर्ड है, सामान्य सूचनाएं तथा प्रशिक्षण आंकड़ों को अंतरकालिक रूप से दर्ज करने के लिए अभिलेख पर पत्र दिए गए हैं। यानी समय समय पर जो परीक्षण लिया जा रहा है उसमें बच्चे में क्या सुधार आ रहा है उससे रिलेटेड भी समय समय पर उससे रिलेटेड टिप्पणी दर्ज करने के लिए भी एक अभिलेख पत्र दिया गया है। फिर फोर्थ पॉइंट है, अगर बच्चा क्रिया को करता है तो उसे ए से दर्शाते हैं। अगर बच्चे ने कर दिया वो काम जो उसको दिया गया है तो उसको ए से दर्शाएंगे। फिर है, और उसको मतलब बच्चा नहीं कर पाता है तो उसे बी से दर्शाते हैं। यह कार्यक्रम कंप्यूटरीकृत है, कंप्यूटराइज्ड है। इसका उद्देश्य गृह आधारित तथा केंद्र आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये गृह आधारित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और जो केंद्र आधारित है प्रशिक्षण वो भी प्रदान करता है। फिर थर्ड पॉइंट है मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ADPS MDPS यानी मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है, किसने इसका निर्माण किया था, किसने इसकी शुरुआत की थी। जो मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली है MDPS, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम का निर्माण किसने किया था? प्रोफेसर जयचंद्रन, विमला और कुमार ने, इन तीनों ने मिलकर किया था। प्रोफेसर जयचंद्रन, विमला और कुमार ने। इसके द्वारा जो बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हैं के अनुकूल व्यवहारों को आकलन किया जाता है तथा उनके कार्यात्मक कौशलों के बारे में सूचना मिलती है। जो फंक्शनल स्किल्स है बच्चों की उसके बारे में इससे सूचना मिलती है। यह उपकरण बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की अनुकूल व्यवस्था के संबंध में उनकी योग्यता तथा आवश्यकताओं का परिमाणात्मक दृश्य प्रस्तुत करता है। फिर जो लास्ट पॉइंट दिया गया है इसमें क्या दिया गया है? जो MDPS एक मानदंड आधारित परीक्षण है। कैसा है? मानदंड आधारित परीक्षण, जिसका प्रयोग मानसिक मंद व्यक्तियों के आकलन के लिए किया जाता है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है उनके आकलन के लिए और उनके लिए जो कार्यक्रम योजना है उनमें मतलब कैसे सुधार किया जाए उससे रिलेटेड ये
असेसमेंट टूल है। और मैंने आपको बताया था मानक था एक, और एक था मानदंड आधारित, यानी एक नॉर्म बेस्ड था और एक था क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये किस प्रकार का टेस्ट है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। फिर इसकी विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एमडीपीएस की ही। इसके मतलब इसमें कितने उपकरण हैं? 360 अवलोकन योग्य क्रियाएं हैं जिन्हें 18 कौशल क्षेत्रों में बांटा गया है। जो ये 360 क्रियाएं हैं इनको ही 18 कौशल क्षेत्रों में बांटा गया है, उनके अंदर रखा गया है। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 20 क्रियाएं हैं, और जो प्रत्येक कौशल क्षेत्र है उसमें कितनी क्रियाएं हैं? 20 क्रियाएं हैं। उससे क्षेत्रों का निर्माण विकासात्मक चरणों के आधार पर किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है, सभी 18 कौशल क्षेत्र स्वयं विकासात्मक क्रम में व्यवस्थित हैं, जिसमें प्रारंभिक कौशल क्षेत्रों सबसे प्राथमिक कौशल रखे गए, मतलब जो सबसे प्राथमिक कौशल है, प्राइमरी जो स्किल्स हैं उनको रखा गया है। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में क्रियाओं को विकासात्मक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सभी 360 कौशल वांछनीय क्रियाएं हैं जो अवलोकन तथा मापन योग्य हैं। सभी क्रियाएं कार्यात्मक व्यवहारों पर केंद्रित हैं, जो फंक्शनल बिहेवियर हैं उन पर केंद्रित हैं। ये सभी क्रियाएं निर्भरता यानी बी, आत्मनिर्भरता ए में मापी जाती है। यानी अगर बच्चा किसी पर निर्भर रहकर वो क्रियाएं करता है तो उसको बी से शो किया जाता है, और स्वयं से कर लेता है तो उसको ए से डिनोट किया जाता है। उपकरण का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि जो प्राथमिक क्रियाएं सबसे आसान तथा जो बाद की क्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती जाती हैं, यानी सरल से जटिल की ओर किया गया है इस उपकरण का निर्माण। इसे प्रशासित करके बच्चे के द्वारा वर्तमान में कौन सा कुशल व्यवहार किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसके बारे में सूचना एकत्र करती हैं। ये सूचनाएं छात्र, अभिभावक, संरक्षक के साथ अथवा मूल्यांकन के दौरान सीधे अवलोकन से भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये था आपका एमडीपीएस। अब देखते हैं हम फोर्थ है, भारतीय मंदबुद्धि बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेसिक एमआर। बेसिक एमआर, BASIC, यानी बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। अब जो बेसिक एमआर है उसके बारे में क्या दिया गया है, का विकास किसने किया था? NIMH सिकंदराबाद की मैडम रीता पेशवरिया ने। किसने किया था? रीता पेशवरिया ने। और S वेंकटेश ने बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए व्यवहारिक तकनीक के उपयोग पर सामग्री तैयार करने के लिए बनी परियोजना के भाग के रूप में किया था। और आपको पता होना चाहिए कि बेसिक एमआर मैंने किसके लिए बताया था? असेसमेंट टूल है जो बच्चे स्कूल गोइंग है, स्कूल जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं। और जो हमने इससे पीछे पढ़ा था एमडीपीएस, वो भी क्या है? स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है। और इसमें एज किन बच्चों के लिए किया गया इसका निर्माण? 3 to 16 और 18। जो एज है विद्यालय जाने वाले जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं उनके व्यवहार के जो वर्तमान स्तर को दर्शाने तथा उनके लिए कार्यक्रम योजना बनाने के लिए किया गया है। शिक्षक इस उपकरण को पुराने गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस उपकरण का परीक्षण एक चुने गए प्रतिदर्श समूह पर किया जाता है। मतलब एक चुने गए प्रतिदर्श समूह पर किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, टूल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया? इस उपकरण द्वारा जो समस्यात्मक व्यवहारों का आंकलन भी किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट दिया गया है, इसे प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण के रूप में उपयोग लाया जा सकता है। फिर बेसिक एमआर है जो उसकी विषय वस्तु क्या है? बेसिक एमआर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला क्या है, बेसिक एमआर भाग ए, सेकंड क्या है, बेसिक एमआर भाग ब। अ और ब दो भागों में विभाजित किया गया है इसे। जो पहला भाग है उसमें क्या बताया गया है, इसमें कुल कितने कौशल हैं, 7 कौशल क्षेत्र हैं। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 40 क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं हैं, 40, जो अवलोकन तथा मापन योग्य हैं तथा सरल से जटिल के क्रम में रखी गई हैं। गामक कौशल दैनिक जीवन की क्रियाकलाप, भाषा, पठन, लेखन, संख्या, समय, घरेलू, सामाजिक, पूर्व व्यावसायिक या पैसा। फिर है बेसिक एमआर ब भाग ब, इसमें क्या रखा गया है, पहले में ए में कितनी थी, 40 क्रियाएं थी, इसमें कितनी है, इसको 10 समूह में बांटा गया है। समस्यात्मक व्यवहारों को 10 समूह में बांटा गया है, जो इस प्रकार है, उग्र व विनाशक व्यवहार, चिड़चिड़ापन, अन्य के साथ दुर्व्यवहार, स्वयं घातक व्यवहार, पुनरावर्ती व्यवहार, अनोखा व्यवहार, अति चंचलता, विद्रोही व्यवहार, असामाजिक व्यवहार और भय। ऊपर दिए गए समूह में कुल 75 समस्यात्मक व्यवहार हैं। बांटा गया उनको 10 समूहों में, लेकिन उसमें टोटल कितने समस्यात्मक व्यवहार लिए गए हैं, 75। प्रत्येक समूह में समस्यात्मक व्यवहारों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 10, ऐसी है, अलग अलग है, सब में सेम नहीं है। फिर इसके बाद हम आते हैं जो कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FACP। FACP। अब इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। अब इसका निर्माण किसने किया था, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद के विशेष शिक्षा विभाग ने एक शैक्षणिक आकलन जांच सूची की श्रृंखला विकसित की थी। NIMH ने ही किया है, उसके शिक्षकों ने ही किया है इसका निर्माण भी। इसमें जो पूर्व प्राथमिक से पूर्व व्यावसायिक स्तर की यानी 3 से 18 वर्ष के बौद्धिक अक्षम बच्चों की कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। इससे पीछे वाला भी जो हमने पढ़ा था उसमें भी क्या थी, 3 to 16 और 18। जो FACP है एक कार्य आधारित जांच सूची है, जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चों के आकलन तथा कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलती है। FACP के अंतर्गत आकलन का मतलब जो आकलन करता है, आकलन करने वाला है, कुछ छात्र के वातावरण एवं स्तर के अनुरूप क्रियाओं को सम्मिलित करने का भी प्रावधान है। मम्मी पता नहीं यार, मैं यह वीडियो बना हूँ, आपने कुछ बोलना तो बे बोल दो। उसमें तक फुटाओगी या रंगीन एक्स्ट्रा करवाओ होगा ये नहीं करते होंगे, ये नहीं करते होंगे रतन आलियर। वो तो भाई विक्की पूछ जाओ, आना जाना जब हो ना थारा जब पूछ जाओ। वो तो मैं सांस में जाएंगे गोली लेना, गोली दे दिए भाई तक 2 खुराक से एक 2 गोली रियात ने लेके सो जाऊंगी 4 गोली। हाँ ठीक से हम वही तो मैं कहीं कदा आप बोलो फिर बाद में, और मैं पहले ही पूछ लूँ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, FACP में आयु योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में बांटा जाता है। FACP में कौशल क्षेत्रों में क्रियाओं की संख्या भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अब इसमें जो विद्यार्थियों का समूहीकरण किया गया है, जैसे
पूर्व प्राथमिक स्तर, इसमें 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे आते हैं। इसमें प्राथमिक 1 है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो निर्धारित कौशलों में 80% या अधिक सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिक कक्षा 1 के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कक्षा में प्रवेश पाने की आयु लगभग 7 वर्ष होती है। फिर है प्राथमिक 2। 8 वर्ष के बाद भी यदि छात्र पूर्व प्राथमिक स्तर पर निर्धारित कौशलों में 80% सफलता प्राप्त नहीं करता है तो उसे प्राथमिक 2 में प्रवेश दिया जाता है। फिर जो सेकंड है माध्यमिक, पहले हमने पढ़ा पूर्व प्राथमिक स्तर, इसमें 2 थे, प्राथमिक 1 और प्राथमिक 2। फिर आते हैं हम माध्यमिक। माध्यमिक में क्या है, जो प्राथमिक स्तर है उसमें 80% या अधिक सफलता प्राप्त करने वाले 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को माध्यमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। फिर आते हैं पूर्व व्यावसायिक 1 तथा 2, इन दोनों ही समूहों में जो 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं। फिर लास्ट क्या है, संरक्षित समूह। इस समूह में क्या होता है, जो अति अल्प योग्यता वाले बच्चे आते हैं, इन बच्चों को गंभीर विकलांगता के कारण आजीवन परिचर्या सेवा नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है। इन्हें मूलभूत कौशलों जैसे पानी पीना, खाना खाना, सोच करना तथा गामक क्रियाएं हैं एवं संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर आते हैं जो FACP है उसकी विषय वस्तु क्या है। जो संरक्षित समूह के अतिरिक्त जो अन्य सभी स्तर हैं उनमें जो कौशलों को है 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक, तीसरा शैक्षणिक, 4th है व्यावसायिक, 5th है मनोरंजनात्मक। फिर इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट टूल है असेसमेंट टूल, क्या है, पाठ्यक्रम क्रिया योजना। क्या है, पाठ्यक्रम क्रिया योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAP, कैप यानी करिकुलम एक्शन प्लान। ये जो उपकरण है शिक्षक द्वारा बौद्धिक अक्षम बच्चों का आकलन करने, शैक्षणिक कार्यक्रम योजना बनाने तथा प्रगति अभिलेखित करने में सहायक है। पाठ्यक्रम के लिए योजना को 3 स्तरों पर बांटा गया है। पहला है प्राथमिक 2 से 10 वर्ष, माध्यमिक 11 से 16 वर्ष, व्यावसायिक 17 वर्ष और अधिक। फिर जो प्रत्येक स्तर पर जो कौशल क्षेत्र हैं तथा प्रत्येक कौशल क्षेत्र में क्रियाओं की संख्या भिन्न होती है। प्रत्येक स्तर में निम्न घटक होते हैं। पहला होता है CAP, सेकंड है व्यक्तिक अभिलेख प्रपत्र, थर्ड है वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म, 4th है व्यवहारिक अवलोकन फॉर्म। फिर इसके बाद आता है 7th अति गंभीर मानसिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FACP PMR। आपने FACP तो अभी देखा पढ़ा, लेकिन जो FACP PMR है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए आकलन टूल है ये। इसमें इसका किसने निर्माण किया था, जो मानसिक विकलांग संस्थान है सिकंदराबाद की विशेष शिक्षा विभाग द्वारा अति गंभीर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए आकलन जांच सूची तैयार की गई है। यह एक कार्य आधारित जांच सूची है जिसमें अति गंभीर बौद्धिक अक्षम बच्चों के आकलन तथा कार्यक्रम निर्माण में सहायता मिलती है। जो FACP PMR है इसके कितने खंड हैं, इसके 4 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड ग, खंड ग और लास्ट क्या है, खंड घ। 4 दिए गए हैं इसमें। फिर इसके बाद जो 8th है आपका, जो वयस्क जीवन के लिए व्यावहारिक आकलन जांच सूची, मतलब जो अडल्ट्स के लिए हैं, जो
अडल्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए है ये जांच सूची। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेसल एमआर, यानी बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर अडल्ट लिविंग। बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर अडल्ट लिविंग मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, बेसल एमआर। इसमें क्या होता है, इस जांच सूची का विकास किसने किया था, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा किया गया है। जो वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हैं उनकी क्षमताओं या व्यवहारों के बारे में व्यवस्थित सूचना प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किया गया है इसका। यह जांच सूची 18 वर्ष से अधिक के बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। जो बेसल एमआर के हैं 2 भाग हैं, भाग अ, भाग ब। भाग आ में क्या है, इसका प्रयोग बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रशिक्षण योजना तैयार करने के लिए किया जाता है, यानी जो इंडिविजुअल लेवल है उस पर किया जाता है तैयार करने के लिए। भाग ब, इसका प्रयोग बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के समक्ष आत्म व्यवहारों का चिन्हांकन तथा उनका प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक अलग अध्याय शब्दावली का है, वोकैब का, जिसमें जांच सूची के प्रयोग के लिए विशिष्ट क्रियाओं को स्पष्ट किया गया है। इसमें एक अंक तालिका दी गई है जिसमें परिणामों को अभिलेखित करने की व्यवस्था है। फिर जो लास्ट पॉइंट है, इसमें आधारभूत तथा निश्चित समय अंतराल में 3 अवसरों पर आकलन को अभिलेखित करने की व्यवस्था दी गई है। अब बेसल एमआर का जो भाग ए है उसमें क्या क्या दिया गया है, यह वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की वर्तमान क्षमता व्यवहारों का आकलन में सहायता प्रदान करता है। सेकंड है, इसमें 8 कौशल क्षेत्र हैं तथा प्रत्येक क्रिया क्षेत्र में 15 की क्रियाएं हैं, अतः इसमें कुल 120 क्रियाएं दी गई हैं। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में छात्रों के कार्य निष्पादन के 6 स्तरों के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। फिर भाग ब में क्या दिया गया है, यह वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में जो समस्यात्मक व्यवहार उनके वर्तमान स्तर का आकलन करने में सहायता करता है। इसमें कितने क्षेत्र दिए गए हैं, 12, और कुल 96 समस्यात्मक व्यवहार दिए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 2 अन्य समस्यात्मक व्यवहारों का अवलोकन करने तथा उनको अभिलेखित करने की व्यवस्था दी गई है। इस प्रकार इसमें कुल 120 समस्यात्मक व्यवहार अभिलेखित किए जा सकते हैं। इसमें समस्यात्मक व्यवहार की गंभीरता या आवृत्ति के आधार पर 3 स्तरों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। बेसल एमआर भाग ब में आवृत्ति के आधार पर अधिकतम 240 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट है 10th कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक आकलन तंत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VAPS। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, VAPS, यानी वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये भी किन के लिए है, अडल्ट्स के लिए, अडल्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए। इस जांच सूची का विकास वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम योजना बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद के जो प्रशिक्षित विभाग है उन्होंने किया था। फर्स्ट है, इसमें भाग 1 में क्या दिया गया, इसमें बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का जो व्यावसायिक विवरण लिखने की व्यवस्था है। सेकंड क्या है, यह साधारण कौशल आकलन जांच सूची है जिसमें 8 चित्र तथा 80 क्रियाएं हैं। कितनी है, 8 चित्र तथा 8 कौशल क्षेत्र तथा 80 क्रियाएं हैं। फिर थर्ड है व्यवसाय विश्लेषण प्रपत्र, जॉब एनालिसिस फॉर्मेट, इसमें कुल 9 खंड हैं। फिर आता है लास्ट पार्ट, भाग 4, बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की कार्य व्यवहार आकलन जांच सूची। इसके बाद आते हैं हम लास्ट पे, जो विद्यालयों में अधिगम समस्या वाले बच्चों के लिए स्तर आधारित आकलन उपकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ग्लैड, GLAD। इसको इंग्लिश में
नाम दिया गया ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। और इसका जो विकास किसने किया था? डॉक्टर जयंती नारायण राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद द्वारा किया गया है। इस उपकरण के द्वारा कक्षा 1 से 4 तक की अधिगम क्षमताग्रस्त बच्चों का आकलन किया जाता है। इसके कितने भाग है? 2 भाग, अ और भाग ब। इससे पहले वाले में कितने थे? 4 भाग थे। इसमें कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के आकलन के लिए शैक्षणिक क्रियाएं दी गई हैं। सभी क्रियाएं सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित हैं। प्राप्त निष्कर्षों को अंक प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। और लास्ट पॉइंट क्या दिया गया? अंग्रेजी, हिंदी तथा गणित विषय को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके जो भाग ब है उसमें क्या दिया गया है? यह स्तर आधारित आकलन सूची है। इसमें कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। खंड 1, इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि विवरण लिखना है। खंड 2 में क्या है? इसमें बच्चे की शारीरिक विकलांगता, दृष्टि अक्षमता, श्रवण क्षमता, लेटरलिटी, वाणी, संतुलन तथा समन्वय संबंधी सूचनाएं लिखने का प्रावधान है। खंड 3 में क्या दिया गया? सामूहिक पठन, मौखिक पठन, लेखन, गणितीय कौशल तथा अवांछनीय व्यवहार को दर्शाया जाता है। और अंत में एक सारांश अभिलेख लिखने के लिए प्रपत्र दिया गया है। अब इसके बाद ये थे आपकी असेसमेंट टूल फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन। इसमें हमने पढ़े जो स्कूल जाने से पहले जो बच्चों का असेसमेंट किया जाता है उसके लिए अलग टूल्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके लिए हैं, फिर अडल्ट्स के लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्रोनियम्स रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन। यहाँ मैंने 5 एक्रोनियम्स लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है EHA। EHA एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड एक्ट। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? आइडिया, IDEA। फिर सेकंड है EI अर्ली इंटरवेंशन। थर्ड है एडगर, EDGAR EDGAR एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। फोर्थ है EMR एडुकेबल मेंटली हैंडीकैप्ड, एडुकेबल मेंटली हैंडीकैप्ड। फिफ्थ है ESY एक्सटेंडेड स्कूल ईयर, एक्सटेंडेड स्कूल ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।